सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम विलयन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। विलयन जो कि चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 12। आप कहेंगे चैप्टर नंबर 1 का तो नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बता दें कि ठोस अवस्था पूरी तरह सिलेबस में हटा दिया गया है। सिलेबस से हटा दिया गया है तो पहला ही चैप्टर बन गया है विलयन। विलयन पहला चैप्टर बन गया है। ठीक, अब देखेंगे 2024 का जो सिलेबस आएगा उसमें पहला विलयन है। और 2024 में जो एनसीईआरटी का बुक होगा उसमें भी पहला चैप्टर विलयन डाल के दिया रहेगा। ठीक, तो चलिए हम इसे वन शॉट में पहले पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे। वन शॉट में पूरा विलयन चैप्टर। तो देखिए, वन शॉट में एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, देखिए पहले हम टॉपिक देखेंगे पूरा टॉपिक, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले देखिए विलयन। विलयन पढ़ना है। विलयन क्या होता है, विलयन की परिभाषा, और विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है। विलयन में विलेय प्लस विलायक उपस्थित होता है, तो विलेय और विलायक की भी परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद विलयन के प्रकार दो प्रकार से बांटा गया है। विलयन को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 4 प्रकार के होते हैं। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला देखिए तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, चौथा है असंतृप्त विलयन। ये 4 प्रकार हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। और दूसरा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर भी विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। गैसीय विलयन, फिर द्रवीय विलयन, फिर ठोस विलयन। ये दूसरा आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो देखिए आगे है विलयन के सांद्रता। विलयन की सांद्रता सॉरी दोस्त, देखिए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता जानेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद सांद्रता के पद। सांद्रता के पद देखेंगे। सांद्रता के पद में क्या क्या पढ़ना है। सांद्रता के पद में पहला है द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना है, दूसरा फिर आयतन प्रतिशत पढ़ना है, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है मोलरता, पांचवा है मोललता, फिर छठवां है मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज, एक ही होता है तीनों। फिर सातवां है नार्मलता, आठवां है फार्मलता, और नौवां है पार्ट प्रति मिलियन, और 10वां है पार्ट प्रति बिलियन। यहाँ तक ये 10 जो है सांद्रता के पद। इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल ही केवल पूछता है दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। इसका परिभाषा पूछता है तो लगभग केवल मोल अंश का परिभाषा और मोललता के परिभाषा पूछता है, नहीं बाकी सबका केवल न्यूमेरिकल पूछता है। तो इससे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं विलेयता। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया विलेयता। इसका अगला टॉपिक है विलेयता। विलेयता में पहला क्या है, ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी कि ठोसों की द्रव में विलेयता। क्लास 12 में केवल द्रव में ही मिलाएंगे, कोई भी चीज़ ठोस द्रव गैस केवल द्रव में ही मिलाएंगे और किसी में नहीं। ठीक, ठोसों की द्रव में विलेयता देखेंगे, फिर द्रवों की द्रव में विलेयता देखेंगे, फिर गैसों की द्रव में विलेयता, ये 3 देखेंगे। तो ठोसों की द्रव में विलेयता में देखिए ला-सातलीय नियम पढ़ेंगे। कौन सा? ला-सातलीय नियम। और दूसरा देखिए द्रव की द्रव में विलेयता में कौन सा नियम पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। कौन सा? राउल्ट का। तीसरा देखिए गैसों की द्रव में विलेयता में कौन सा नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। और इससे संबंधित हेनरी के नियम की सीमाएं भी पढ़ेंगे और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक हैं, पढ़ना है। देखिए इसके आगे देखिए आदर्श विलयन, उसके आगे है आदर्श विलयन पढ़ना है एकदम डिटेल से। फिर अनादर्श विलयन,
फिर अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है। अणुसंख्य मतलब अणुओं की, विलयन के अणुओं का गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो अणुसंख्य गुणधर्म होगा। अणुसंख्य गुणधर्म में पहला क्या पढ़ना है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उससे संबंधित ये पूछ लेता है मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, के बी से दर्शाते हैं, डेल्टा के बी इससे दर्शाते हैं, तो इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है, तो इसकी भी परिभाषा देखेंगे। दूसरा है हिमांक, तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन भी पढ़ेंगे। उसके बाद मोलर अवनमन स्थिरांक, इसकी भी परिभाषा देखेंगे, डेल्टा के एफ से दर्शाते हैं इसे। उसके आगे क्या है, परासरण दाब पढ़ना है, परासरण दाब क्या होता है, और उसके बाद समपराशरी विलयन पढ़ना है, समपराशरी विलयन पढ़ना है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विलयन, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या उससे अधिक कोई पदार्थ हो गया, उसका समांगी मिश्रण बन जाए, समांगी मिश्रण बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी और विषमांगी क्या होता है, समांगी वो मिश्रण होते हैं जिनके अवयव पूरी तरह घुल जाएं, पूरी तरह मिल जाएं, उसमें समांगी बनेगा, और विषमांगी जिनके अवयव पूरी तरह घुले नहीं, जैसे चीनी पानी का मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, उनका समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा, विलयन। तो देखिए विलयन में दो चीज़ होते हैं, विलयन किससे मिलकर बना होता है, जैसे विलयन है, ये विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। ऐसे विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। तो देखिए अब पहचानेंगे कैसे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो देखिए यहाँ से विलेय, विलेय है समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलेय कहलाते हैं। कोई भी समांगी मिश्रण बन के विलयन बनाया है, तो उसमें जो अवयव जिसकी मात्रा कम होगी, जैसे पानी और चीनी का विलयन बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, तो उसमें विलेय चीनी हो जाएगी और विलायक क्या हो जाएगा, पानी। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय। जो देखिए हमने एकदम सिंपल भाषा में लिख दिया है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलेय कहलाते हैं। इतना सिंपल शब्दों में हमने लिख दिया है दोस्त, देख लीजिएगा। और देखिए इसके आगे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन को दो आधार पर बांटा गया है। देखिए विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर, पहला अवयवों की मात्रा के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा देखिए इधर लिखे हैं, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर मापा गया है। अवयवों की मात्रा के आधार पर, जो अवयव हम विलेय और विलायक मिलाते थे, उनकी मात्रा के आधार पर बांटा गया है। एक भौतिक प्रावस्था के आधार पर बांटा गया है, ठीक। तो पहला देखिए अवयवों की मात्रा के आधार पर कौन कौन सा होता है, तनु और सांद्र विलयन। पहला है तनु और सांद्र विलयन। तनु अलग है और सांद्र अलग है, हमने दोनों को एक ही में लिख दिया है, आप अलग अलग लिख लीजिएगा। तनु क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। विलेय जो पदार्थ रहेगा उसकी सांद्रता बहुत कम होगी, उसकी मिलावट बहुत कम होगी। जैसे कि चीनी मिलाते हैं, बहुत थोड़ा सा मिलाते हैं पानी में, तो उसकी सांद्रता बहुत कम होगी, तनु विलयन कहलाता है। सांद्रता बहुत कम होगी, सांद्रता मतलब गाढ़ापन होता है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है। सांद्रता अगर कम होगी तो तनु विलयन कहलाता है। यहीं अगर सांद्रता अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा सांद्र विलयन।
और वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय के कणों की संख्या अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक, विलय अधिक मिलाया जाएगा तो सांद्र विलयन होगा, विलय कम मिलाया जाएगा तो तनु विलयन होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे देखिए संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप, स्थिर है, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो स्थिर कर दें और किसी विलयन को विलय की अधिकतम मात्रा जितना घोला जा सके उसमें उतना घोल दें, जितना उसमें घोला जा सके। जैसे पानी में चीनी चाहे जितना घोला जा सके उतना घोल दें, लेकिन ताप हमारा स्थिर होना चाहिए। ताप बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा घुलेगा, लेकिन ताप हमें नहीं बढ़ाना घटाना है, उसे स्थिर कर देना है। तो जितना घोला जा सके उतना घोलें तो क्या बनेगा? हमारा संतृप्त विलयन बनेगा। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा से कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे देखिए वह विलयन कोई है उसमें विलय का पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, मतलब जितना घोला जा सके उतना नहीं घोला गया है, उससे कम ही घोला गया है, तो क्या बना है? असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा से कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, तो देखिए आगे देखिए, ये हो गया हमारा अवयवों की मात्रा के आधार पर हो गया, 3 प्रकार हो गया, वैसे तो कहें तो 4 प्रकार हो गया है। और भौतिक प्रावस्था के आधार पर देखिए, भौतिक विलयनों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विलयनों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर क्या होता है? विलयन 3 प्रकार का होता है। एक गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो गैसीय विलयन कहलाता है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो वह गैसीय अवस्था में हो, तो हमारा क्या विलयन क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। जबकि विलय जो है, विलय ठोस, द्रव, गैस या किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक, विलय किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक निश्चित रूप से गैस अवस्था में हो तो कौन सा विलयन कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक, और द्रवीय विलयन देखिए, द्रवीय विलयन इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रवीय विलयन कहलाता है। विलायक जो है द्रव अवस्था में रहेगा और विलय किसी भी अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, और विलायक को निश्चित रूप से द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो कौन सा विलयन बनेगा? द्रवीय विलयन बनेगा। ठीक, ठोस विलयन क्या होता है कि इसमें भी विलायक के कण जो होंगे वो ठोस अवस्था में होंगे, बाकी विलयन के कण किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने एकदम आसान शब्दों में, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो ठोस विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलायक जो है ठोस अवस्था में है और वो क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक, विलयन की सांद्रता, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। हमने बताया था सांद्रता क्या होता है? सांद्रता होता है गाढ़ापन को सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई मतलब एक इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, एक इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जितनी मात्रा है वही विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक, तो देखिए सांद्रता के पद हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, ऐसे करके बहुत सारे हैं। 8 इसमें पढ़ेंगे दोस्त, 8 केवल 8 ही पढ़ना है और बाकी हम वैसे ही बता देंगे अच्छे से।
पूछता तो इसी में से है। चलिए शुरू करते हैं। सांद्रता के पद। द्रव्यमान प्रतिशत, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगी। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा, तो इसे हम पहले आसानी से एकदम लिख लेते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत को कितने से W/W से प्रदर्शित करते हैं। W/W%। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा। पदार्थ का भार यानी कि विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार। विलयन का भार इंटू 100, यही हमारा सूत्र बन जाता है। किसका। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बन जाता है। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत W/W बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलेय क्या होता है, जो जिसकी मात्रा कम हो। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। इससे हमारा सांद्रता का एक है भाग पद है द्रव्यमान प्रतिशत, उससे इस सूत्र से निकल जाएगा। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। 100 ml विलयन में घुली हो क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलेय पदार्थ की मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। इसे प्रेजेंट कितने से करते हैं, W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। W/V परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा यानी विलेय का भार बटे जो 100 ml विलयन में घुली हो। 100 ml में क्या होता है, लीटर। विलयन का आयतन होगा। ठीक, विलयन का आयतन इंटू 100। 100 ml बोला है, इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा। ठीक, यहाँ से नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। द्रव्यमान मतलब विलेय हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, और आयतन मतलब विलयन का आयतन। और 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें भी कर रहे थे 100 मल्टीप्लाई, इसमें भी कर देंगे। देखिए ये सूत्र बन गया। इस पर हम प्रत्येक पर क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। देखिए तीसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, ml मतलब मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। ml में मतलब आयतन में ml विलेय पदार्थ भी लीटर में है, यानी कि विलेय का भी आयतन होगा, और विलयन भी लीटर में है तो विलयन का भी आयतन होगा। ठीक, तो इसे आयतन प्रतिशत को V/V से प्रदर्शित करते हैं। V/V प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का
विलयन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 ml विलयन में घुली हुई है इंटू 100 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो दोनों का भार होगा, यानी कि दोनों का द्रव्यमान होगा, विलेय का और विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान होगा और विलयन का भार आयतन होगा, और आयतन प्रतिशत बोले तो दोनों का आयतन होगा। ठीक, अब देखिए मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसी निश्चित ताप पर वह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए ताप जो होना चाहिए हमारा निश्चित होना चाहिए, ताप निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन क्या हो 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र क्या बन जाएगा? मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पर निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन पूछा है, लीटर पूछा है तो लीटर में आयतन हो जाएगा, में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर इतना हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया दोस्त। तो देखिए विलेय के मोल बराबर हम क्या पढ़े हैं? मोल बराबर द्रव्यमान, मोल बराबर भार बटे अणु भार पढ़े हैं क्लास 11th में, भार बटे अणु भार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये तो मोलरता है कैपिटल एम से। विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? भार बटे अणु भार। भार को डब्लू से, विलेय का है तो स्मॉल डब्लू से, बटे अणु भार क्या हो जाएगा? स्मॉल यम। और आयतन क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन इंटू 1/, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है? 1000 लीटर। विलयन का आयतन को V से प्रदर्शित कर दीजिए, यहाँ से V से लीटर में होगा, तो यही हमारा सूत्र बन जाएगा। ऐसे लिख दें और आसानी से m बराबर W/m इंटू V, यही हमारा मोलरता का सूत्र बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मोलरता भी है। देखिए मोलरता 1 kg विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान। केजी बोला है ना, तो विलयन का द्रव्यमान। अब इसी प्रकार से मोल बराबर हम पढ़े हैं भार बटे अणु भार, तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा भार को स्मॉल डब्लू से बटे अणु भार को स्मॉल एम से इंटू विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान किस में? केजी में। द्रव्यमान को हम कितना से प्रदर्शित करते हैं? विलयन का द्रव्यमान है, तो इसे हम कैपिटल डब्लू से इस पर लिख देंगे। ठीक, कैपिटल डब्लू से विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा? मोलरता संबंधी सूत्र हो गया। कैपिटल डब्लू जहाँ कैपिटल ऐसे लिख सकते हो, जहाँ कैपिटल डब्लू बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान।
और ये स्मॉल w है विलेय का द्रव्यमान, भार है वही द्रव्यमान, और स्मॉल m है विलेय का अणु भार है। ठीक, अणु भार ये सब निकालना हम सिखाएंगे क्वेश्चन में एकदम आसानी से। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए अगला है हमारा मोल प्रभाज। सांद्रता के पद में अगला है मोल प्रभाज। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। हमने पढ़ दिया, आपको समझ में एक भी नहीं आया तो चलिए हम समझाते हैं। किसी कोई विलयन है, उसमें किसी घटक, किसी एक घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए एक विलयन है, वो a प्लस ए से मिलकर बना है, प्लस बी से, प्लस सी, प्लस डी, इतना से मिलकर बना है विलयन। ठीक, इतने से मिलकर विलयन बना है। या फिर a प्लस बी भी मान सकते हैं, केवल विलय प्लस विलय, इसमें हम 2 विलय 3 विलय ले चुके हैं। ठीक, वैसे ही किसी विलयन में किसी घटक विशेष, ये घटक का निकालना है मोल प्रभाज। जैसे ऐसे बोलेगा ए का मोल प्रभाज बताइए, ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा ए का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रभाज को, यक्ष से। तो हम इसे यक्ष ए लिख दें यहाँ पर। तो ए का मोल प्रभाज ऐसे पढ़ना है, ए का मोल प्रभाज। तो हम क्या है, उस घटक के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या यहाँ हो जाएगा ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे, देखिए, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन की मोलों की संख्या या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मोलों की संख्या। यहाँ लिख दीजिए विलयन के मोलों की संख्या। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए की मोलों की संख्या या विलयन की कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे यक्ष ए का मोल प्रभाज बराबर ए की मोलों की संख्या, ए की मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार बताया था। ए मतलब विलेय हो गया, विलेय का भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, नीचे आ जाएगा अणु भार स्मॉल m। विलयन की मोलों की संख्या यानी कि भार बटे अणु भार उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, इंटू अणु भार, यहाँ पर हो जाएगा भार कैपिटल W इंटू कैपिटल M हो जाएगा। यही हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जहाँ आप बता सकते हैं ऐसे कि ये है विलेय का भार, ये है विलयन का अणु भार, ये है विलेय का अणु भार, ये है विलयन का भार, और ये है विलयन का अणु भार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो मोल प्रभाज बहुत तरीके से पूछता है। फिर बी का इसी प्रकार निकालेंगे तो यक्ष बी बराबर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। ठीक, ऐसे प्रकार सी का हो जाएगा सी के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। डी का इसी प्रकार हो जाएगा। और मोल प्रभाज को कई नामों से जानते हैं, जैसे मोल भिन्न हो गया, मोल भिन्न के नाम से जानते हैं, और फिर मोल अंश के नाम से भी इसे जानते हैं। इतने नामों से इसे जानते हैं। ठीक, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश, ठीक, इतने नामों से। आई होप क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को हम सिंपली कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित ताप तो निश्चित होना चाहिए, विलयन के 1 लीटर में घुलित, 1 लीटर विलयन होना चाहिए। विलयन का आयतन, लीटर में बोल रहा है तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन
फिर उसके बाद में घोलित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की, यहाँ लिखेंगे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, भारों की संख्या। को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। ठीक, इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यन बराबर हम लिख सकते हैं, यन बराबर कैपिटल एन बराबर W/E/V, W/E ग्राम तुल्यांकी भार मतलब होता है W/E, जहाँ E क्या है, E है अम्लीयता या क्षारीयता है। ठीक, W/E/V हो जाएगा, आयतन है V हो जाएगा, यही हमारा नॉर्मलता का भी सूत्र बन जाएगा इसी तरह। तो देखिए आसानी के साथ समझ में आया, यन बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन क्या होगा, लीटर में होगा। आयतन लीटर में होगा। देखिए पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन है। देखिए हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं, विलयन के 1 मिलियन कितने कहते हैं, 10 लाख। 10 लाख विलयन के 1 मिलियन 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की ppm पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। ppm मतलब पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ देखिए ppm बराबर विलयन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख को हम कितना लिख सकते हैं, 10 लाख में कितना शून्य होता है, 0। 10 लाख में 6 जीरो होता है। ठीक, में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की ppm, विलेय की मात्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, विलेय की भार हो जाएगा, विलेय की भार जो होगा वो ग्राम में होगा। ठीक, विलेय की भार बटे विलयन का भार, विलयन का कुल द्रव्यमान वही भार है, कुल भार, विलयन का भार ये भी ग्राम में होगा, इंटू 10⁻6। 10 लाख को हम 10⁻6 लिखते हैं, इसी पार्ट प्रति मिलियन हो गया, यही सूत्र हो गया पार्ट प्रति मिलियन का। ऐसे लिख सकते हैं ppm बराबर विलेय का भार कितना है, विलेय का भार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से, बटे विलयन का भार इसमें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, इंटू 10⁻6, यही हमारा हो जाएगा ppm का सूत्र। ठीक, कंप्लीट हुआ था। आज देखिए विलेयता। विलेयता क्या होता है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की या पदार्थ की जगह पर विलेय के भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, 100 ग्राम में विलायक में घुल जाती है, विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जैसे इसमें 100 ग्राम विलायक हो जाए, 100 ग्राम विलायक में जितना अधिकतम से अधिकतम हम कोई भी विलेय पदार्थ घोल सकते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता। 100 ग्राम विलायक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई भी पदार्थ को घोल सकते हैं वह उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता। ठीक, विलेयता क्लियर हुआ। तो विलेयता में देखिए क्या कौन कौन सी विलेयता हमें पढ़ना है, केवल द्रव की विलेयता हमें पढ़ना है, द्रवों की विलेयता, यानी कि पहले तो पढ़ेंगे ठोस प्लस द्रव की विलेयता पढ़ रहे हैं तो ठोस प्लस द्रव पढ़ेंगे, फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे, फिर द्रव को द्रव में मिलाएंगे, द्रव प्लस द्रव, फिर गैस को द्रव में मिलाएंगे। यही तीन हमें पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। देखिए आगे देखिए, तो देखिए ठोसों में द्रव की विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता,
जैसे ठोस है, ठोस का द्रव में विलेयता हमने बताया, ठोस का द्रव में और द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, यही 3 पढ़ना है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता में ला सातालीय नियम आता है। ला सातालीय नियम, यदि ये देखिए ला सातालीय नियम क्या होता है, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ती है। देखिए यदि किसी कोई विलेय है उसे विलायक में घोल रहे हैं, किसी विलायक में घोल रहे हैं तो जो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ेगी। देखिए पहले जैसे कोई विलेय है प्लस विलायक है, उष्मा अवशोषित हो रही है यानी कि उष्मा उसमें चाहिए, तो प्लस उष्मा मिलकर के तो फिर बन रहा है विलयन, विलयन बन रहा है। ऐसे विलेय प्लस विलायक प्लस विलेय, उष्मा मिलकर के विलयन बना रहा है। उष्मा अवशोषित हो रही है तो ताप बढ़ाने पर, यदि ताप बढ़ाएंगे इसका तो विलेय की विलेयता और बढ़ेगी, यानी इसमें ताप और बढ़ा दें, टेम्परेचर और हाई कर दें तो विलेय जो है वो और अधिक मात्रा में इसमें घुलेगा। ठीक, यही हमारा है ला सातालीय नियम। एग्जाम्पल में जैसे NH4 है, NH4 इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें कोई एक नाइट्रोजन को एक विलायक है, एक विलेय है, तो इसे घोलेंगे तो उष्मा अवशोषित करेगा तो ताप बढ़ा करके उसमें और ज़्यादा अधिक से अधिक घोल सकते हैं। और एग्जाम्पल हो गया NH4Cl और KNO3। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यदि यहीं पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो, यदि उष्मा मुक्त होती है, उत्सर्जित हो रही है या तो उष्मा मुक्त होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता घटती है। ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो विलेय की विलेयता घटेगी। जैसे उष्मा अवशोषित हो रही थी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी। जैसे ही उष्मा अवशोषित होगी, उत्सर्जित होगी, मुक्त होगी तो ताप बढ़ाने विलेयता घटेगी। जैसे विलेय लेकर के प्लस विलायक मिलकर के क्या बना रहे हैं, विलयन, और उष्मा को मुक्त कर रहे हैं, प्लस उष्मा मुक्त कर रहे हैं प्लस उष्मा, इतना कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी, विलेयता क्या होगी, घटेगी, विलेयता क्या होगी, घटती है। ठीक, यहाँ से क्लियर हुआ। ये था ला सातालीय नियम। ला सातालीय नियम ये था। और देखिए द्रव की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता, हमने कहा था कि पहले ठोसों की द्रव में विलेयता, फिर द्रव की द्रव में विलेयता, फिर गैसों की द्रव में विलेयता, यही देखेंगे 3 नियम। तो द्रव की द्रव में विलेयता में राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम, एक राउल्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था। कौन? राउल्ट का नियम के नाम से जाना जाता है। द्रव की द्रव में विलेयता संबंधित अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो ये क्या होता है राउल्ट का नियम, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। निश्चित ताप जो है हमारा निश्चित रहेगा, पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, जैसे ताप तो निश्चित है, टेम्परेचर जो है निश्चित है, कॉन्सेंट्रेशन, और उपस्थित किसी अवाष्पशील का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव मोल भिन्न हमने आपको बताया था। इसे मोल भिन्न को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो आंशिक वाष्प दाब, अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उस अवयव के मोल भिन्न के आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, P0 माइनस पी एस बटा के PS।
P0 माइनस PS बटा के PS, ये होता है आंशिक वाष्प दाब बराबर मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न क्या होता है? मोल भिन्न यक्स से प्रदर्शित करते हैं, उसी के समानुपाती होगा। ठीक, समानुपाती, फिर हटा करके उसे इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक, ये था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आए तो ऐसे ही लिख देना दोस्त। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब यही रहेगा, मोल भिन्न के समानुपाती रहेगा। ठीक, यहाँ से देखिए, गैसों की द्रवों में विलेयता, गैस जो है उसकी द्रव में विलेयता को देखेंगे। गैस कोई है, उसकी द्रव में विलेयता देखना है। इसमें हेनरी ने अपना नियम प्रतिपादित किया था गैसों की द्रव में विलेयता संबंधित। क्या नियम है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, ताप उसमें भी स्थिर था, ताप स्थिर होना चाहिए, तो किसी गैस में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, यहाँ रहेगा द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस का दाब जैसे यहीं पर लिख दे रहे हैं, नहीं इधर देख लीजिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप स्थिर है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं? विलेयता को सॉल्युबिलिटी यस से प्रदर्शित कर दीजिए, यानी वैसे ही लिख दीजिए विलेयता समानुपाती होती है दाब की। प्रेशर जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा घुलेगा, प्रेशर कम करेंगे उतने ही कम घुलेगा। ठीक, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा उसकी विलेयता बढ़ेगी। यही था हमारा हेनरी का नियम। देखिए यहाँ पर विलेयता हेनरी का नियम क्या था? विलेयता जो है दाब के समानुपाती होगी। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती। विलेयता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम समानुपाती होगा किसके? उसके दाब के, प्रेशर के। तो यम बराबर कोई कांस्टेंट लेंगे Kp। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा हेनरी का नियम, ये हो जाएगा हेनरी का नियम। जहाँ यम का है, जहाँ यम है विलेयता और K का है कांस्टेंट, एक नियतांक है, हेनरी नियतांक इसे कहते हैं। ठीक, हेनरी नियतांक है, और P है प्रेशर दाब है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं कुछ हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं भी देख लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं कि कहाँ तक ये नियम लागू हो पाया है। ठीक, पहला देखिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। गैस की आणविक अवस्था में द्रव व गैस की दोनों ही की अवस्था समान हो। आणविक अवस्था में मतलब अणु दोनों, गैस और द्रव की अणु समान हो, समान अवस्था में होना चाहिए। ठीक, अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, कुछ देख लीजिए। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखिए, शीतल जल अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। देखिए शीतल कोई जल अथवा सोडा वाटर आप लोग पिए होंगे, तो उसमें CO2 की विलेयता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा घोलने के लिए, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा घोलने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है।
उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तभी तो हम यदि बोतल को ऐसे ऐसे थोड़ा हिला करके ऐसे खोलते हैं, कोई भी जैसे हमारा स्प्राइट हो गया, उसे ऐसे ऐसे हिलाकर ऐसे खोलते हैं तो ऊपर जाता है ना, क्योंकि उसका दाब अधिक दाब पर बंद किया हुआ होता है। ठीक, तो वहीं ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक, गहरे समुद्र, दूसरा है गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने में। गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम गैस को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया गया है कि दाब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम लगाते हैं और ताप तो रहता ही नहीं है। ठीक, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की दाब जो होता है कम हो जाता है, दाब बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए वायु दाब जो होता है अधिक ऊंचाई में बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वे सभी विलयन जो सभी तापक्रम एवं सांद्रता पर सभी तापक्रम और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन जो सभी तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, सांद्रता पर और तापक्रम पर किसी भी स्थिति में राउल्ट का नियम का पालन करना चाहिए, वो क्या होता है हमारा? वो होता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन का गुण है दोस्त, देखिए, ये है डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन मिश्रण का। मिश्रण क्या होता है? विलय प्लस विलायक। मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होना चाहिए, यानी कि जो मिश्रण का एंथैल्पी होना चाहिए वही विलयन का, जो मिश्रण से विलयन बनता है उसी का बराबर होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, और आयतन परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। वैसे लिख सकते हैं आप, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए और आयतन परिवर्तन भी 0 होना चाहिए मिश्रण का। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अनादर्श विलयन। देखिए दोस्त, अनादर्श विलयन, अनादर्श मतलब वे आदर्श नहीं है, आइडियल नहीं है, वे विलयन जो सभी तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब इसका आयनन एंथैल्पी डेल्टा एच जो हो 0 के बराबर न हो, एंथैल्पी परिवर्तन जो हो मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर न हो। 0 के बराबर नहीं होगा तो उसमें 2 कंडीशन होगा, या तो डेल्टा एच बड़ा होगा 0 से, या फिर डेल्टा एच छोटा होगा 0 से। 2 कंडीशन हुआ, इतना होगा। और जो आयतन परिवर्तन भी है वो भी 0 न हो, तो यहाँ से भी 2 कंडीशन होगा कि डेल्टा भी ग्रेटर हो सकता है 0 से, या डेल्टा भी लेस हो सकता है लेस देन 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में एकदम आसानी से। अणुसंख्य का गुणधर्म क्या होता है? विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के विलेय का कण क्या क्या हो सकता है? अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलयन के गुणधर्म होता है विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो क्या किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म, कणों की संख्या पर, इसलिए अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है तो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएगा। ठीक, केवल जो इस विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वह एक निश्चित मात्रा जो होती है उसकी संख्या पर निर्भर करती है, केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, और उसके रासायनिक प्रकृति जैसे ताप, दाब, इस सब पर निर्भर नहीं करती है, सांद्रता, ये सब पर भी निर्भर नहीं करती है। अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। अणुसंख्य गुणधर्म जो है, अणुसंख्य गुणधर्म देखिए, अणुसंख्य
गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती आयनों की संख्या को मान लीजिए n से प्रेजेंट करते हैं, आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणु या आयन या कण कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। उसके संख्या के समानुपाती, उसकी संख्या अधिक होगी तो विलायक में विलेय अधिक मात्रा में घुल सकेंगे, ठीक। यहाँ देखिए सांद्रता के कुछ अणुसंख्य गुणधर्म के टर्म है दोस्तों। देखिए अणुसंख्य गुणधर्म में कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म यहाँ पर हैं। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, देखिए पहला है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, कोई शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, पर विलयन के वाष्पदाब में जो कमी आती है, मिलाते हैं तो विलयन के वाष्पदाब में कुछ कमी आ जाती है। कोई शुद्ध विलायक है, ले लीजिए जैसे पानी है शुद्ध विलायक, उसमें अवाष्पशील कुछ भी मिला दीजिए जिसका वाष्प न बने, अवाष्पशील कोई भी विलेय पदार्थ मिला दीजिए तो विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाएगी, विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाएगी। यही वाष्पदाब में आई कमी को ही अपेक्षित अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है, ठीक। इसी कमी को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। अब देखिए राउल्ट का नियम, इससे संबंधित राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था। राउल्ट का नियम से होता है, इसमें वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन में संबंध बताता है, ठीक। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम हमने बताया भी था पहले, यहाँ भी देख लीजिए। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्पदाब में अपेक्षित P0 माइनस PS बताया था कुछ, बटे P0 बराबर x। x क्या है, ये किसी विलेय का या विलायक का मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो मोल प्रभाज होता था विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल, तो n प्लस विलायक कैपिटल N से मान लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से P0 माइनस PS बटे के P0 बराबर n बटा के n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा। इसमें संबंध, मोल प्रभाज में संबंध राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। अणुसंख्य गुणधर्म का दूसरा टर्म है क्वथनांक में उन्नयन। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, उसमें भी कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता था, इसमें भी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल दे रहे हैं तो विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाती है। तो यही था उसमें, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्पदाब में कमी आ जाती है जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है घटना। तो वाष्पदाब में कमी आती है, इसे कहते हैं वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, और उसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब देख लीजिए क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र होता है डेल्टा TB बराबर 100,000 इंटू KB इंटू भार बटे अणु भार होता है। यही सूत्र होता है दोस्त, देख लीजिए। डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू W, स्मॉल w है विलेय का भार, बटे कैपिटल W है विलयन का भार, ठीक, इंटू स्मॉल m क्या है विलयन का, विलेय का अणु भार। तो देखिए हम सब लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने लिख दिया है
डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। डेल्टा के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसे है। और ए डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये विलेय का भार है, स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, और स्मॉल डब्लू क्या है, विलायक का भार है। स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। यही होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए आगे, ये देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी पूछ लेता है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी देख लेते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक देखिए, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। देखिए कोई भी विलायक है, विलायक है 1000 ग्राम है, मतलब 1 kg है, उसमें कोई भी विलेय पदार्थ घोलते हैं तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है वही क्या होता है, हमारा क्वथन मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं, कितना से, Kb से, ऊपर दिखाया था अभी, Kb से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा गुणधर्म देखिए, तीसरा गुणधर्म है ये अणुसंख्य गुणधर्म का तीसरा देखिए, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है, हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो हिमांक में जो कमी आती है वही हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक मतलब गलना होता है, ठीक, क्वथनांक मतलब उबलना होता है। तो देखिए इसका सूत्र देखिए, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित कर, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित, टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर वही फार्मूला रहेगा सेम, इंटू के एफ, यहाँ के बी था, के एफ हो गया, और यहाँ स्मॉल डब्लू बटे ए कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम, यही हो गया हमारा फार्मूला। हमारा देखिए फार्मूला तो बन गया। अब इसका सभी का वो जान लेते हैं, संकेत क्या है। देखो डेल्टा टी एफ जो है, डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और डेल्टा केवल के एफ क्या है, केवल के एफ बराबर क्या है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे के एफ है। और फिर स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू जो है विलेय का भार, विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया हिमांक में अवनमन। ये हुआ हमारा 3 गुणधर्म, और चौथा गुणधर्म भी है। इससे पहले हम मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में जानेंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पूछ लेता है, तो उसे देखते हैं। देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कोई विलेय पदार्थ विलायक है
1000 ग्राम, उसमें जितना 1 मोल विलेय पदार्थ घोलते हैं यदि, तो जो हिमांक में जो अवनमन होता है, जो कमी आती है हिमांक में, वही मोलर अवनमन स्थिरांक है। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब है, देखिए चौथा गुणधर्म है परासरण दाब चौथा गुणधर्म है। किसी तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण क्या होता है दोस्त, कोई भी तनु विलयन है और कोई भी सांद्र विलयन है, दोनों पास में रखे गए हैं, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः ही सांद्र विलयन की तरफ प्रवाहित होता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक प्रवाहित होता है, स्वतः प्रवाहित, अपने आप प्रवाहित होता है, तथा इस क्रिया को रोकने के लिए उसे परासरण कहते हैं। तथा इस क्रिया को रोकने के लिए जो स्वतः प्रवाह है, उस क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है, उसे ही परासरण दाब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब को पाई से इसे पाई या पी से भी प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए सूत्र, 2 सूत्र है इसका, PV बराबर NRT, ये एक सूत्र हमने आदर्श वाले में, आदर्श विलयन का एक आदर्श गैस का सूत्र होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर N/V/RT, यही हो जाएगा। P का क्या है, परासरण दाब। N क्या है, N है मोलों की संख्या। V क्या है, VI आयतन। और R क्या है, एक नियतांक है। R क्या है, रीडबर्ग नियतांक। और T क्या है, टेम्परेचर है, ताप है, ठीक। और दूसरा सूत्र होता है P बराबर CRT, P बराबर CRT। N/V ही होता है C, N/V क्या होता है, C। अब देख लीजिए, सभी का मतलब जान लीजिए, लिख दे रहे हैं। P बराबर परासरण दाब, N बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, R बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आयतन लीटर में, और R बराबर होता है रीडबर्ग नियतांक, केवल नियतांक लिख दें। और T बराबर होता है टेम्परेचर, ताप, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या होता है, ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक। ये पूरा विलयन आज यहीं समाप्त हो जाता है दोस्त। देखिए समपराशरी विलयन क्या होता है, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। इनका परासरण दाब जो होगा समान होगा। जो 2 विलयन होगा उसमें दोनों का परासरण दाब समान होगा तो क्या कहलाएंगे, समपराशरी विलयन। इसे जैसे N1/P, N1/V, N1/V1 बराबर N2/V2 होगा इसमें, ठीक। N क्या है, मोलों की संख्या, V क्या है, आयतन। ये पहले विलयन का मोलों की संख्या, पहले विलयन के आयतन बराबर दूसरे विलयन की मोलों की संख्या बटे दूसरे विलयन का आयतन। ये होता है हमारा समपराशरी विलयन। उस वही एकदम है, वही सूत्र, केवल इसमें D को नियतांक कर दिया है, R वैसे ही नियतांक है, R से कट जाएगा, T नियतांक है, ठीक। दोनों सेम है, समपराशरी विलयन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
आज हमने पूरा विलेन वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है दोस्त। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।